नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी में जो है चलिए एक इशू पे मैं आपसे बात करता हूँ। एक इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है, होपफुली आप लोग को भी हेल्प करेगा। होता क्या है कि जैसे हम लोग रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, तो रिसर्च में जैसे मैं रिसर्च में स्पेन आया। फिर स्पेन में जो है पिछले 15 साल हो गए काम करते हुए। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई न्यू जॉब निकलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। एक बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, मैं स्पेन के लिए फॉरेनर हूँ। मैं इंडिया से इधर आया तो फॉरेनर हो गया उनके लिए। और फॉरेनर तो है ही हूँ उसमें कौन सा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो थोड़ा सा कुछ अजीब ढंग का है। अब जैसे ये लोग निकालते हैं कि इंटरनेशनल कॉल्स निकालेंगे कि 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट का निकालेंगे या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का निकालेंगे, और या रेगुलर पोजीशन निकालेंगे, मतलब परमानेंट पोजीशंस। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि कितने साल आप विदेश में रहे हैं, कि आपका विदेश में जो है कितने साल तक आप जो है विदेश में रहे हैं। एक स्पेनिश के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो यहाँ का नेटिव है और उसको जो है यहाँ से अपने कैरियर के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा, कहीं और देश, अमेरिका, जर्मनी, जहाँ भी जाना है जाएगा वो रिसर्च करते। पर हम लोग के केस में हम लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं। पर जो कॉल निकाले जाते हैं इंटरनेशनल कॉल, उसमें मतलब ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि सब इंटरनेशनल लिखा रहता है कि इंटरनेशनल ही है। तो उसमें वो लिखा रहता है कि आप जो है विदेशों में कितने सालों तक रहे हैं, कि क्या रिसर्च अचीवमेंट रहा है। तो जो लोग स्पेन से हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि वो जो है कैरियर के लिए जो है पढ़ाई करने के बाद विदेश जा रहे हैं, वहाँ पे लेबोरेटरीज़ में काम करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में काम करेंगे, और वो फिर वापस आएंगे और वो फुलफ़िल करेंगे ये रिक्वायरमेंट कि ये कोई 4 साल का दिखाएगा, कोई 10 साल का दिखाएगा, कोई 2 साल का दिखाएगा, पर वो ज़्यादातर जो है फुलफ़िल कर जाते हैं। पर हम लोग के लिए जो है प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग विदेश से यहाँ आए, तो हम लोग तो यहाँ स्पेन से कहीं विदेश नहीं गए। तो हम लोग को जो हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग विदेश से यहाँ आए, तो उसको वो लोग ज़ीरो मानेंगे कि आप जो है यहाँ से जो है किसी दूसरे जगह नहीं गए, तब स्टे के रिसर्च के लिए स्टे करने के लिए नहीं गए आप, तो इसको वो ज़ीरो काउंट करेंगे कि ये आपका जो है कभी भी आप बाहर नहीं। अजीब सिचुएशन है कि मतलब समझ में नहीं आता ये सिचुएशन
इसको देखना चाहिए कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे मेरे केस में मैंने देखा उसमें बहुत कम पॉइंट्स दिए गए, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों किया गया। कि फिर उसको मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें ज़्यादातर जो है लोगों ने जो है शॉर्ट मतलब स्टे के लिए जो है कि आप जो है फॉरेन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है रिसर्च का, बहुत कम पॉइंट दे रखा है कि आप कभी विदेश गए ही नहीं। रियलिटी ये है कि एक जो है फॉरेन जो है दूसरे जगह से यहाँ आ रहा है, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके फॉरेन में गया वो, तो फिर वो स्पेन वापस नहीं आएगा। वो जो है वहाँ पे जो है नए ढंग से अपना इस्टेब्लिश करेगा, नए ढंग से वो आगे बढ़ेगा। हाँ, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनके लिए सही है कि वो लोग जो है बाहर गए, फिर वो वहाँ से जो है क्योंकि उनका घर ये है तो वो वापस आएंगे। तो कभी कभी चीज़ों को देखता हूँ मैं, क्राइटेरिया जो मैं देखता हूँ, तो कभी कभी हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए जो क्राइटेरिया है। कभी कभी थोड़ा सा यूज करना चाहिए कि जजमेंट ना, जज करना चाहिए कि रियल में क्या सिचुएशन है, उसको जज करना चाहिए कभी कभी, ना कि केवल टोटली जो है क्राइटेरिया पे स्ट्रिक्ट हो गए और पता चला कि जो है मतलब इस तरह की अगर करें तो एक तरह के कैंडिडेट वो बाहर हो जाएंगे डायरेक्टली। मतलब अगर आप क्राइटेरियम बना दें एक कि आप फॉरेन में स्टे कितना है आपका, वो एक क्राइटेरिया रहेगा, नहीं तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। जो ये कॉल है जो, तो उस केस में तो फॉरेन नेशनलिटी के जितने भी हैं वो तो बाहर हो जाएंगे डायरेक्टली। क्योंकि तो इस केस में जो है मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई इसको इंटरनेशनल कॉल ना करके नेशनल कॉल बनाइए। नेशनल कॉल मतलब कि जो स्पेन के में रहते हैं, या ऐसा मैं स्पेन के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके देशों में भी ऐसे सिचुएशंस हैं कि इस तरह की चीज़ें को फेस करना पड़ता है। तो इसको जो है आप नेशनल कॉल बनाइए, ना कि इंटरनेशनल कॉल कीजिए। या उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए कि बाहर के लोग अप्लाई ना कर सकें, इस तरह का कुछ ऐसे कुछ करके। क्योंकि अप्लाई करने में टाइम लगता है, अप्लाई करने और डॉक्यूमेंट तैयार करने ये सब में बहुत टाइम लगता है। पर उस टाइम में इस तरह के क्राइटेरिया को अगर उपयोग किया जाए तो मतलब यूज किया जाए और उसके आधार पे लोगों को जो है, तो इसको देखना पड़ेगा, इसको कि देखना पड़ेगा एक चीज़ इसको। दूसरा जो इशू जो मैं अक्सर ही देखता हूँ कि होता क्या है कि भाई मैं भी इवेलुएटर हूँ, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं इवेलुएट करता रहता हूँ और प्रोफाइल इवेलुएट करता हूँ। क्योंकि जॉब, क्योंकि मुझे डिफरेंट जो है बॉडी जो है वो लोग इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसर्च सेंटर्स हैं, वो लोग कभी कभी हमसे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप जो है
इसको इवैल्यूएट कीजिए और इतने कैंडिडेट हैं, इसमें से इतने लोगों को सेलेक्ट करना है मुझे। तो मैं भी रिकमेंडेशन करता रहता हूँ, पर एक प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ, और मेरा भी प्रोफाइल लोग इवैल्यूएट करते रहते हैं, तो एक प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ, अक्सर ये देखता हूँ कि कुछ लोग तो जो है, और 100 पब्लिकेशन है, अब 100 पब्लिकेशन भाई है, तो अब ऑथरशिप 100 पब्लिकेशन में है, पर किसी भी पब्लिकेशन में ना फर्स्ट ऑथर है, ना लास्ट ऑथर है, ना करस्पॉन्डिंग ऑथर है। अब एक दूसरा कैंडिडेट है जो कि 20 पब्लिकेशन है, पर 20 पब्लिकेशन में वो फर्स्ट ऑथर, लास्ट ऑथर, करस्पॉन्डिंग ऑथर, मतलब किसी न किसी पोजीशन पे है वो। तो प्रेफरेंस किसको दें हम? 20 पेपर जो पब्लिश किया है उसको दें, कि 100 पेपर पब्लिश किया है उसको दें? मैं अगर मुझे करना होता है, मैं रिकमेंडेशन जब भी होता है, तो मैं तो भाई जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जो 20 पब्लिकेशन किया हुआ है और फर्स्ट और लास्ट ऑथर के रूप में है, उसको देता हूँ। तो चीज़ें जो है, एक तो ये होता है, ये प्रॉब्लम्स है कि जो क्राइटेरियाज होते हैं उनको देखना पड़ेगा। देखिए, गाड़ी जा रही है, ट्रेन, इसको देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है। तो ये चीज़ होता है। और बहुत सारे, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है कुछ किए नहीं रहते हैं। उनको उस पेपर पब्लिश हो गया, उस पेपर का अगर उनसे पूछ लीजिए कि आपने इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, पर वो होता है कि फ्रेंडशिप के चक्कर में कि आप मेरा नाम लिखो अपने पेपर में, मैं तुम्हारा नाम लिखूँगा अपने पेपर में, ऐसे करके जो है वो 100-200 पेपर पब्लिश हो जाएगा। पर तो एक चीज़ ये भी है, ये चीज़ भी देखना पड़ेगा कि क्वालिटी मेजरमेंट जो होता है कि रियल में आइडेंटिफाई करना कि कौन रियल इन्वेस्टिगेटर है। ये चीज़ ज़रूरी है। और आजकल एक ये निकल गया है ओपन एक्सेस। जो भी टॉप क्लास के जो है, मतलब लो लेवल इंडेक्स फैक्टर जिनका लो है, इम्पैक्ट फैक्टर, वो तो है ही है। और जो टॉप वाले हैं वो भी जो है अब इम्पैक्ट फैक्टर जिनका है वो भी अब जो है मनी ओपन एक्सेस कि भाई ओपन एक्सेस है, और आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेपर पब्लिश होगा, नहीं पेमेंट करेंगे तो नहीं पेपर पब्लिश होगा। आप ये नहीं सोचते हैं कि ये एक बैरियर है कि मान लीजिए एक इन्वेस्टिगेटर है और उसका जो है उसके पास पैसे नहीं है पब्लिशिंग का, या हो सकता है उसके प्रोजेक्ट्स उसको अलाउ ना करें कि प्रोजेक्ट में पैसा ना दिया जाए कि आप पब्लिश करिए पेपर, तो उसका जो बजट होता है उसमें ना हो, या एक ऐसा ग्रुप हो जिसके पास प्रोजेक्ट ना हो पर उसके जो है कुछ डाटा जो है काफ़ी क्वालिटी वाले हों और इनोवेटिव हों, उस डाटा को जो है वो एक हाई लेवल का जो टॉप वाले जर्नल हैं उसमें वो पब्लिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि पब्लिश करने के लिए आपको 3-4 हज़ार यूरो होना चाहिए आपके पॉकेट में। अब नहीं है
तो आप जो है पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो मतलब वो जो डाटा है या इनोवेशन है वो मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, पर फिर भी वो जो है जो सिस्टम है उस सिस्टम के कारण जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, पब्लिश टॉप क्लास के जर्नल में नहीं कर पाएगा। ये भी एक इशू है जो कि हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी को देखना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि जब इवैल्यूएशन किया जाए किसी भी कैंडिडेट का, तो उसमें एक लिखा जाए कि आपके उसी पेपर को जो है हम क्राइटेरिया में लिखा जाए कि हम उसी पेपर को जो है कंसीडर करेंगे जो पब्लिश हुआ है नॉन ओपन एक्सेस जर्नल में, या जो पेपर जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो, और उसमें होना चाहिए कि जब भी पेपर कोई पब्लिश होता है तो उसमें एडिटर इन चीफ को एक सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ये पेपर जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या ओपन एक्सेस बेस्ड है, ऐसे करके देना चाहिए। तो उसमें भी पकड़ में आएगा कि रियल में, क्योंकि ओपन एक्सेस पेपर जो होते हैं मैं उसको पेड पब्लिकेशन का पेड एडवर्टीजमेंट कहने लगा हूँ कि ये एक तरह से पेड एडवर्टीजमेंट है कि आपके पास पैसा है, पेमेंट कीजिए और पब्लिश हो गया आपका पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया। तो और ये साइंटिफिक फील्ड में अब धीरे धीरे इंटर कर रहा है, वो ब्रॉड लेवल पे अब धीरे धीरे जो है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत सारा इम्पैक्ट है। मैं खुद देखता हूँ कि कभी कभी मैं प्रोफाइल देखता हूँ और उसमें देखता हूँ कि बंदे ने जो है 40 पेपर पब्लिश किया है और उसमें से 35 पेपर जो है ओपन एक्सेस है, पेड पब्लिकेशन। अब आप और दूसरे बंदे ने जो है 40 पेपर पब्लिश किया है, उसमें जो है उसका 30 पेपर जो है अनपेड है, मतलब सब्सक्राइबर बेस्ड हैं। तो अब हम किसको सही मानेंगे, किसकी क्वालिटी ज़्यादा में हम मानेंगे? मुझे लगता है कि जो 30 पेपर जो है सब्सक्राइबर बेस्ड उसने किया है, अनपेड विदाउट पेइंग, कोई चार्ज बिना पे किए हुए, वो ज़्यादा उसने मेहनत की है कि जो उसने जो है पेमेंट करके जो है पब्लिश कर लिया। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब प्रॉब्लम से के सामना करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हैं, रियलिटी में इसी तरह की चीज़ें हैं कि अगर आपके रिसर्च ग्रुप के पास पब्लिकेशन का पेमेंट करने का या आपके प्रोजेक्ट अलाउ नहीं करते हैं या आपके पास नहीं है तो होता है। एक बार मुझे याद है कि मेरा दोस्त था इंडिया का, प्रोफेसर के पोस्ट पे है, तो उसने खुद बताया कि जब असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर ऐसे था उसका, तो प्रमोशन के लिए कई बार उसने पब्लिकेशन का चार्ज जो अपने पॉकेट से पे किया, क्योंकि प्रमोशन के लिए वो काउंट होता है कि कितना पेपर पब्लिश किए हुए हैं, तो उसके लिए उसको अपने पॉकेट से पेमेंट करना पड़ा। अफसोस हुआ कि अपने पॉकेट से पेमेंट कर, भाई प्रमोशन कोई भी करेगा, प्रमोशन के लिए कोई भी भाई थोड़ा पैसा लगाएगा इनिशियल में, प्रमोशन हो जाएगा तो वो रिकवर कर लेगा पैसा वो। पर इन्वेस्टिगेशन इसमें कहाँ है, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ है? चक्कर ये
सवाल हैं जिनका जो है उठाना चाहिए, क्वेश्चन उठाना चाहिए। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि लोगों को जो हमारे साइंटिफिक फील्ड में जो हम लोग को ड्रॉबैक दिखता है, जो भी हमको लूप दिखता है कि यहाँ पे जो है इस तरह नहीं होना चाहिए, तो उसको जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं लाएंगे तो कोई उसको नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। और कोई नहीं जानेगा तो फेस सभी लोग कर देंगे उसको, फेस सभी लोग करेंगे, पर कोई भी जो है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने का कोशिश नहीं करेगा। चलिए, आपके साथ भी ऐसे ही आपको भी कोई और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और लोगों को बताइए। चलिए, नमस्कार, बाय।